Hello guys, welcome back. Today we are going to discuss about monthly magazine of विजन IAS। तो जैसा कि हमको पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं विजन के मंथली मैगजीन को। तो आज के इस वीडियो में हम विजन के मंथली मैगजीन को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हमको जो डाउट रहता है वो डाउट को क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। और कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, करंट इशूज पढ़ना है, इशूज। तो इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है, उसको सबसे पहले हम डिफरेंस को समझते हैं। तो सबको सबसे पहले आपको क्या पढ़ना क्या वो पता होना चाहिए कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है या फिर करंट इशूज पढ़ना है। तो इसमें डिफरेंस क्या है उसको सबसे पहले समझते हैं। ठीक, तो करंट अफेयर आपका क्या होता है कि जो डे टू डे चेंजेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, करंट अफेयर बोलते हैं। उसके बाद करंट इशूज क्या होता है आपका कि मींस जो आपके चेंजेस हो रहे हैं वो बार बार रिपीटिशन में हो रहा है। ठीक, यानी कि डे टू डे चेंजेस हो तो रहे हैं लेकिन वो बार बार उसको क्या हो रहा है कि न्यूज में रिपीटिशन में आ रहे हैं, मींस बार बार वो आ रहे हैं, वो क्या होता है आपका एक इशू बन जाता है और उसी को बोला जाता है करंट इशू बोला जाता है। ठीक, तो आपको जो मींस हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है यानी कि सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना होता है, आपको क्या पढ़ना होता है, करंट इशूज पढ़ना होता है, ना कि करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। तो यह आपका क्लियर हो गया कि आज से आप क्या बोलेंगे कि हमको करंट इशूज पढ़ना होता है। ठीक, उसके बाद एक आपका फेमस थॉट है, उस थॉट को जानने के बाद हम पूरे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि एक फेमस थॉट आपका क्या है कि हार्ड वर्क कैन डिफीट टैलेंट। यहां पर लिख सकते हैं हार्ड वर्क कैन डिफीट टैलेंट इफ टैलेंट इज नॉट डूइंग हार्ड वर्क। मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि मीन्स अगर कोई भी टैलेंटेड, कितना भी टैलेंटेड मीन्स बंदा हो, अगर उसके क्या हो रहा है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है तो हमेशा हार जाएगा। किससे, एक मतलब डल लड़के से, अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। आपको फोकस किधर करना है, हार्ड वर्क करना है। मींस हार्ड वर्क कैन डिफीट टैलेंट इफ टैलेंट इज नॉट डूइंग हार्ड वर्क। तो इस प्रकार से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है कि मंथली मैगजीन में वो कुछ आपके इश्यूज आए हैं जिसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक से। इसमें कुछ सब टॉपिक्स भी आए हैं, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आया है न्यू पार्लियामेंट हाउस, उसके बाद लॉ ऑन सेडिशन, उसके बाद आपका आया है ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। ठीक, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स आए हैं। उसके बाद आपका आया ओटीटी, तो इसमें कुछ सब टॉपिक्स आए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पढ़ेंगे। ठीक, इसी प्रकार हम टोटल सभी लेक्चर्स को कवर करेंगे। अगर आप मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा सभी वीडियोज को आप प्रॉपर देख सकते हैं, क्योंकि हम जो यह सीरीज लाए हैं इसमें हम टोटल आपके 12 मंथ के मंथली मैगजीन को कवर करेंगे, प्लस आपका जो 365 आता है उसको भी कवर करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक सभी आपके कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो जैसा कि हमको पता है कि अभी रिसेंटली अपना जो एक न्यू पार्लियामेंट इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक, उसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो जैसा कि एक कहावत है, सबसे पहले बचपन में ही हम पढ़े थे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक, उसी प्रकार आपका न्यू पार्लियामेंट क्यों बनाया गया, क्योंकि हमको पता है कि जो भारत का अभी जो सर्वे निकाला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी इंडिया क्या है, पॉपुलेशन में नंबर 1 पर आ गया है। लेकिन अभी क्या हुआ कि मींस सर्वे का डाटा अभी जो है वो पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन इसको अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मींस इंडिया जो है वो नंबर 1 है पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसलिए क्या हुआ कि नंबर ऑफ एमपीज भी बढ़ेंगे, जिसके वजह से क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है आपका, वो पार्लियामेंट में भी ज्यादा स्पेस होना चाहिए। ठीक, उसीलिए आपका क्या हुआ कि न्यू पार्लियामेंट को सेटअप किया गया। उसके बाद कुछ लॉ बनाए गए थे कि आपका सेडिशन मींस होता है कि मींस इफ एनीबॉडी इज गोइंग टू अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड सेडिशन। ठीक, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस आए थे, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, तो एक इंडेक्स जारी किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मींस ग्रीवांस मतलब होता है आपका कि शिकायत, जो भी लोगों की शिकायत होते हैं उनका उतना रिड्रेसल मतलब उतने सुचारू रूप से उनका क्या होता है कि उपचार नहीं हो पाता है, उसके लिए कुछ इंडेक्स जारी किया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ओटीटी ओवर द टॉप रेगुलेशन इन इंडिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ न्यूज आए थे जो शॉर्ट्स में थे, उसके बारे में भी हम टोटल पढ़ेंगे। अफर्मेटिव एक्शन, गवर्नर्स पावर, उसके बाद आपका है जनरल कंसेंट ऑफ सीबीआई, अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी, ये आपका पंजाब में एक बिल पारित किया गया था पंजाब में, इसकी वजह से ये हाईलाइटेड था, इसीलिए हमको जो है इसको पूरे डीप में पढ़ना है। उसके बाद जस्टिस क्लॉक, जिस प्रकार से आपका ये क्लॉक है या फिर कोई भी क्लॉक होता है उसी प्रकार जस्टिस का भी एक क्लॉक होता है, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। उसके बाद न्याय विकास पोर्टल पढ़ना है। उसके बाद पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, तो जैसा कि हमको पता है कि हर एक मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पंचायत है उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम करता है। और यह जो आपके मींस जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनका एक मींस ड्रीम था। ड्रीम क्या था कि मींस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से क्या फायदा होता है आपका कि मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल को शो करता है। मींस ये आपके निचले स्तर तक मतलब क्या होता है कि जो पीपुल्स हैं उनके जो है भागीदारी को शो करता है, और उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं यानी कि ग्रीवांसेस होते हैं उनका रिड्रेसल किया जाता है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, पंचायती राज सिस्टम को ही पढ़ना है। ठीक, कि पंचायत डेवलपमेंट एक इंडेक्स जारी किया है उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि जो आपके गांधी जी थे उनका एक सपना था कि मीन्स जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक स्टेब्लिश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब उनकी पत्नी एक मतलब किसी घर में जाती हैं, उसके बाद वो देखती हैं कि मतलब एक महिला रहती है, एक घर में जाती है तो वहां पर कई महिला रहती हैं, मान लीजिए 2-3 महिला रहती हैं, तो फिर उनको देखकर यह बहुत आश्चर्य होता है कि जब वह महिला उस महिला के घर में जाती हैं तो फिर वो देखती हैं कि मीन्स एक महिला क्या होती है कि वो गई रहती है बाजार, तो उनके पास क्या होता है कि उतने सफिशिएंट कपड़े नहीं रहते हैं कि मीन्स सभी महिला जो है पहनकर एक साथ बाजार जा सकें। तो फिर वो जब महिला आती हैं तो ये इनसे पूछती हैं कि मीन्स आप साथ क्यों नहीं गई, तो फिर वो बताती हैं कि मतलब हमारे पास उतने सफिशिएंट कपड़े नहीं है कि हम सभी जो है पहनकर एक साथ जा सके। तो फिर ये आती है, उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी से आप अपनी जो है बात बताती है कि मतलब बताती हैं कि जो है ऐसे ऐसे कंडीशंस है अपने भारत में कि मीन्स हमारे पास जो बेसिक नीड्स होते हैं, बेसिक नीड में क्या होता है आपका फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। ठीक, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, तो बेसिक नीड ये है आपका होता है। तो यहाँ से जो है मीन्स महात्मा गांधी जी को पता चलता है कि अभी जो इंडिया है उसके सिचुएशंस बहुत खराब हैं, क्योंकि अभी फूड ही हमारे प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं, क्लॉथ नहीं हो पा रहे हैं, शेल्टर नहीं हो पा रहे हैं, मीन्स हमारे जो बेसिक नीड्स हैं वो भी उनका भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए जो है वो मतलब ड्रीम अपना रखते हैं। उसके बाद हथकरघा मीन्स क्या होता है कि हाथ से बने हुए करघे से सूत काटने का काम करते हैं, तथा लोगों में अवेयरनेस भी लाते हैं कि किस प्रकार वह भी एक इनिशिएटिव कर सकते हैं और हथकरघे के प्रयोग से वह जो है अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं और अपना जो है भरण पोषण कर सकते हैं और क्लॉथ भी पा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, पार्लियामेंट हाउस। तो पार्लियामेंट हाउस को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। यह आपका पीडीएफ है जो कि विजन के मंथली मैगजीन का पीडीएफ है, वो प्रॉपर वही पीडीएफ है, उसको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप जो है विजन के साइट पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप जुड़कर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपके किस सेक्शन में आता है, यह पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आ रहा है। तो अभी हमको पता है कि मीन्स एक आपका न्यू पार्लियामेंट जो है वो सेटअप किया गया है, तो इसी के वजह से ये क्या था, एक इशू बना गया था और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले का जो आपका पार्लियामेंट था वह किस में था, ये सर्कुलर शेप में था। ठीक, तो इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इंस्पायर्ड बाय डिजाइन ऑफ, ठीक, एक आपका 64 योगिनी टेम्पल था, उससे ये इंस्पायर्ड था। तो एक बार जो है प्री में या फिर मेंस में आपका क्वेश्चन बना था कि जो पार्लियामेंट है इंडिया का वह किससे इंस्पायर्ड था। तो आपका जो राइट आंसर था वो क्या था कि मीन्स 64 योगिनी टेम्पल से था, 64 योगिनी टेम्पल से था। ठीक, 64 योगिनी टेम्पल से था, यह इंस्पायर्ड हुआ था। तो ये इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑलरेडी पूछा गया था, तो इस बार भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि यह जो है न्यूज हाईलाइटेड था और ये एक इशू बन गया था। क्योंकि क्या हुआ कि न्यू पार्लियामेंट सेटअप किया गया है। न्यू पार्लियामेंट क्यों सेटअप किया गया है, क्योंकि इंडिया का हम जान रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन्स क्या है कि बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा होना चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ एमपी भी बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अभी तक क्या हुआ है कि नंबर ऑफ एमपी को फ्रीज किया गया है। फ्रीज मतलब क्या हो कि मीन्स उतने अभी कांस्टेंट है तब तक, अप टू 2026 तक क्या है कि इनको फ्रीज किया गया है।
तो यही टर्म आपका दिया गया है कि मीन्स फ्रीज किया गया ऑन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ओनली टिल 2026 मीन 2026 इनको क्या किया गया, फ्रीज किया गया, मीन्स स्टॉप किया गया कि मीन्स अभी तो इंक्रीज नहीं किया जाएगा, लेकिन 2026 के बाद इनको जो है नंबर्स को इंक्रीज किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मीन्स आपको जो पार्लियामेंट है उसको और बड़ा बनाना पड़ेगा। तो उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, सबसे पहले हम उस डिफरेंसेस को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक डिफरेंस तो आपको मींस सीधा सा देखने को मिल रहा है कि यह था सर्कुलर शेप में और यह किस शेप में है, यह ट्रायंगुलर शेप में है, एक डिफरेंस आपको मिल गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा को भी एक ठीक इसी प्रकार दिया गया है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप जब पढ़ेंगे कि लोकसभा हॉल इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड पीकॉक। ठीक, तो आपका जो लोकसभा हाल ये है आपका क्या है, ये लोकसभा हाल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और यह किसके थीम पर बेसिस है, यह जो आपका इंडिया का नेशनल बर्ड है पिकॉक, पिकॉक माने यानी कि मोर, मोर, उसके बेसिस पर जो है इसको बनाया गया है। ये देख सकते हैं कि ये मोर की तरह है, इधर आपका क्या है कि जैसे कि मोर का पंख इधर उठा रहता है, फिर उसके बाद जो नेक होता है उनका पतला सा होता है, ठीक उसी प्रकार से यह बनाया गया। तो उसी को बता रहे हैं कि जो ये आपका क्या है कि न्यू पार्लियामेंट है उसका आपका जो लोकसभा है वो है किसके अकॉर्डिंग है, नेशनल बर्ड यानी कि पीकॉक के अकॉर्डिंग है, ये कह रहा है आपका। उसके बाद ये क्यों न्यूज में था इसको थोड़ा सा देखते हैं। पार्लियामेंट हाउस वाज इनॉग्रेटेड, न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है इनॉग्रेशन हुआ था, इसी वजह से ये न्यूज में था। करेंट प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्ता, तो सेंट्रल विस्ता का पार्ट है ये। सेंट्रल विस्ता मतलब समझते हैं कि मीन्स जैसे कि हमको पता है कि एक क्या होता है कि एक बॉडी होना चाहिए, जैसे कि एक आपका बॉडी बनाया जाए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल विस्ता बोलते हैं। तो वही आपका कह रहा है कि सेंट्रल विस्ता है कि मीन्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए एक बनाई गई बॉडी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स दिया गया है, डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्लान, ठीक वही कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्ता मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उसी के लिए प्लान एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स से जो है इसको इन्वॉल्व किया गया, मीन्स डेवलप किया गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका कहता है कि इनॉग्रेटेड इन 1931 सेंट्रल विस्ता इंक्लूडेड राष्ट्रपति भवन। ठीक, तो राष्ट्रपति भवन जो आपका है उसके बारे में बता रहे हैं कि नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स पार्लियामेंट हाउस रिकॉर्ड ऑफिस लेटर नेम्ड एज द नेशनल आर्काइव। नेशनल आर्काइव मीन्स जो आपका इंपॉर्टेंस होता है हिस्ट्री में आपके, उसको जो है आर्काइव बोला जाता है। अलॉन्ग विथ इंडिया गेट मॉन्यूमेंट एंड सिविक गार्डन ऑन आइदर साइड ऑफ राजपथ। ठीक, तो राजपथ जो आपका देखने को मिलता है उसके साइड में क्या है कि राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक्स है, पार्लियामेंट हाउस है। तो जो दिल्ली के लोकेलिटीज को होंगे तो उनको तो ये सब बातें पता ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि सेंट्रल विस्ता डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बाय बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज फॉर इंडिया पार्लियामेंट एंड एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल सेंट्रल सेक्रेटरीट। ठीक, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ये इसका मेन पर्पज क्या है कि जो आपका गवर्नेंस है उसको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मींस जो आपका एमपीज है ज्यादा से ज्यादा एमपी वहां पर जो है कलेक्ट हो सके, तथा उनमें क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लोगों के कैसे जो है ग्रीवांसेस है उनका रिड्रेसल किया जाए, उसके लिए डाटा वगैरह तैयार करना। तो इसके लिए जो है वर्क करने के लिए इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया गया। उसके बाद नीड फॉर ए न्यू पार्लियामेंट, जो आपका न्यू पार्लियामेंट बनाया गया उसकी क्या नीड थी उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, कि मीन्स क्या नीड थी, इसके लिए आपका कुछ पॉइंट दिया गया है। नैरो सीटिंग स्पेस मीन्स जो आपका पुराना वाला था उसमें क्या था कि नैरो सीटिंग स्पेस थे, मीन्स वो बहुत पतला था। उसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि क्या है आपका वो डिस्ट्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो आपका जो बना था जैसे कि अभी हमको रिसेंटली में, उसके बाद फायर सेफ्टी इज ए मेजर कंसर्न। ठीक, जो आपका बना था वो बहुत पहले बना था और वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी आपको नीचे बताएंगे भी कि कब से कब लेकर यह बना था। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि मीन्स कब बना था।
थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देते हैं कि कब बना था। अभी तक तो हमने मतलब इस पर उतना कंसीडर भी नहीं किया था कि यह कब बना होगा पार्लियामेंट। तो इसको देखते हैं कि कब बना था। इंडिया प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस इज ए कॉलोनियल इरा बिल्डिंग, यानी कि जो आपका यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है कि ये आपका पुराना वाला जो बिल्डिंग है यह कब बना था, कॉलोनियल मींस ब्रिटिशर्स के समय पर ही बना था, तो इसीलिए इसको अपडेट किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स दिया गया, उसको पढ़ते हैं कि कब बना था, कौन बनाया था। यहां पर देख सकते हैं पॉइंट्स, देखिए यहां पर क्या है कि प्रेजेंट जो आपको बना है वो कब बना था। प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस इज ए कॉलोनियल एरा बिल्डिंग, यानी कि ब्रिटिशर्स के समय पर ही इसको बनाया गया था। और उसको कौन बनाए थे, ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, यानी कि दो लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था बनाने में। कौन कौन, जो है एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, विच टुक 6 ईयर टू कंस्ट्रक्ट 1921 टू 1927। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग कितने साल में जो है ये बनकर तैयार हुआ था, यह 6 ईयर में बनकर तैयार हुआ था। कब, 1921 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1927 में यह कंप्लीट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि बिल्डिंग हाउस्ड द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, जो आपका बिल्डिंग हाउस था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था इंपीरियल के लिए। उसके बाद इट इज पॉपुलरली बिलीव्ड दैट द यूनिक सर्कुलर शेप ऑफ द 64 योगिनी टेम्पल इन मोनेरा, ठीक, जो आपका मोनेरा कहाँ पड़ता है, वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, हैड इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ द काउंसिल हाउस, यानी कि जो आपका ये पार्लियामेंट बना था वो किस पे बना था, वो आपका इंस्पायर किससे था, 64 योगिनी टेम्पल से बना था। 64 योगिनी टेम्पल, यानी कि ये आपका भारत का मैप है, यहाँ पर आपका पड़ता है एमपी, तो एमपी में आपका एक जो है 64 योगिनी टेम्पल था, उसी से इंस्पायर था ये जो आपका बना था पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट हम देखने को मिलता है वो किससे इंस्पायर था, ये 64 योगिनी टेम्पल से। इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी में, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बने हैं, तो अभी आगे भी बनने की संभावना आराम से बनती है। ठीक, उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है द पार्लियामेंट बिल्डिंग विटनेस्ड द एडिशन ऑफ 2 फ्लोर्स इन 1956 टू एड्रेस द डिमांड फॉर मोर स्पेस। ठीक, तो क्या हुआ कि 1956 में डिमांड बना था कि इसको 2 फ्लोर किया जाए, क्योंकि मतलब जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन है और ज्यादा हो सके, मींस ज्यादा स्पेस हो जाएगा उसमें, इसलिए जो है डिमांड भी आया था। उसके बाद फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1952, यानी कि कब इसमें जो है एग्जिस्टेंस में आया था, वो 1952 में आया था। इसके कुछ थीम्स हैं, थीम्स के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट, स्पिरिट मतलब होता है आपका कि आत्मा, तो अगर एक भारत होगा तो क्या होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट इसमें समझते हैं कि होता क्या है। तो जैसा कि हमको पता है कि इंडिया में क्या है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी अगर हम क्या करते हैं, इंडिया में यूनिटी करते हैं, ठीक, उसी को कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी कि हम देखते हैं कि इधर साउथ है आपका, तो साउथ में मीन्स क्या होता है कि इन्हें यहाँ के पीपुल्स मीन्स लैंग्वेज इन लोगों का डिफरेंट है, इनका भी लैंग्वेज डिफरेंट है, यहाँ का कल्चर भी डिफरेंट है, यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी क्या है कि यूनिटी है, यूनिटी देखने को मिलता है। क्यों यूनिटी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जब आपका मीन्स पीपुल्स यानी कि एमपी जब आते हैं तो वो पूरे ऑल इंडिया के एमपी को आते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, यूनिटी देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है क्या कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, तो यही कह रहे हैं कि मीन्स पूरा रिप्रेजेंटेशन जब होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका जैसे कि मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए अगर कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि नीड फॉर ए न्यू पार्लियामेंट, कि आपका जो न्यू पार्लियामेंट है उसके लिए आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये क्यों था कि नैरो सीटिंग स्पेस थे, यानी कि बहुत पतला था। उसके बाद डिस्ट्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बहुत पुराना था। उसके बाद फायर सेफ्टी इज ए मेजर कंसर्न, मीन्स जो आपका फायर सेफ्टी, अभी हमने जो है रिसेंटली में देखा था कि एक आपका आईएएस एकेडमी है जो कि संस्कृति आईएएस एकेडमी है, उसमें भी थोड़ा सा आग लग गया था, जिसमें जो है बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ तथा गार्जियंस भी बहुत ज्यादा इससे डिस्ट्रेड हुए। तो इसमें क्या हुआ कि मीन्स ऐसा प्रॉब्लम हमको क्यों देखने को मिला, क्योंकि जो फायर कंसर्न थे वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो इसीलिए जो है इसमें भी हमको क्या देखने को मिलता है कि मीन्स ये अकॉर्डिंग बनाने के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल इसमें भी आपके जो है डेवलपमेंटल वर्क किए गए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो मेजर इनिशिएटिव लिया गया है, इसके दरवाजे को देखते हैं कि यहाँ पर कितने गेट्स हैं। ठीक,
तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने गेट्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं हम, 6 गेट्स हैं यहाँ पर, 6 गेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि क्या मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चरल है, कोई भी अगर इमरजेंसी आती है तो उससे जो है आराम से बचा जा सकता है। ये सब मतलब देखते हुए इसको जो है बनाया गया है। उसके बाद जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में भी डिफरेंसेस देख सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स को भी देखना है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद हमारे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो छूट रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया में क्या है कि मीन्स यूनिटी है, ठीक, यूनिटी है। इंडिया में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या है, एक यूनिटी है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का मैप है, ऐसे करके हमने एग्जांपल बताया। तो इस प्रकार से हम जो है एग्जांपल्स को भी पुट कर सकते हैं कि यहाँ पर अदर कंट्री है, अदर स्टेट है, सॉरी अदर स्टेट है, यहाँ पर अदर स्टेट है, यानी कि इनके जो कल्चर्स हैं वो भी डिफरेंट है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, कल्चर भी डिफरेंस है, ठीक। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जब सेंटर में आते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिटी को मीन्स एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको जो है देखने को मिलता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट जो है वो हमको देखने को मिलता है। उसके बाद कह रहा है कि लोकसभा हाल इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड पीकॉक। तो इसको भी हमने बताया है कि जो लोकसभा हाल है आपका वो किसके बेसिस पर था, वो पीकॉक मीन्स जो आपका नेशनल बर्ड है जिसको बोला जाता है पीकॉक, उसके बेसिस पर था। उसके बाद राज्यसभा हाल जो है वो किसके बेस पर है, ऑन द थीम ऑफ नेशनल फ्लावर द लोटस, यानी कि लोटस जो आपको नेशनल फ्लावर जो है आपका लोटस, उसके बेसिस पर क्या है, ये इस पर क्या है, ये राज्यसभा बना है। अभी जो न्यू आपका पार्लियामेंट सेटअप किया गया है इसके बेसिस पर राज्यसभा, और जो नेशनल बर्ड है पीकॉक उसके बेसिस पर क्या है, उसके बेसिस पे आपका क्या है, वो है लोकसभा है, ठीक, लोकसभा है। तो ये कह रहा है आपका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका जो दिया गया है कि नेशनल ट्री द बनियान हैज बीन प्लांटेड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट। मींस यहाँ पर क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि जो आपका नेशनल ट्री होता है आपका बनियान ट्री, उसको भी वहां पर इस्टेब्लिश किया गया है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शो कर रहा है। उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंक्लूजन ऑफ सिंबॉलिक सेंगोल सिंबॉलाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द स्पीकर्स चेयर। तो नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि मींस जो आपका स्पीकर का चेयर होता है, ठीक, उनके पीछे क्या है कि एक सेंगोल जो है, सेंगोल जो आपका एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये कई दिनों से न्यूज में क्यों चल रहा था इसको पता होना चाहिए कि सेंगोल आपका होता क्या है। तो सेंगोल एक जो है ऐसे स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका जो है इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स, हमको पता है कि जो अपना इंडिया है वह कब जो है इंडिपेंडेंस हुआ, वो 15 अगस्त 1947 को हमको पता है कि इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो जब पावर को ट्रांसफर कर रहे थे इंडियन हैंड में, तो उन्होंने एक सेंगोल को दिया था। तो इसीलिए जो है आपके प्रथम जो है कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको जो है ये दिए थे, एक सेंगोल दिए थे। तो इसीलिए अभी जो है जो पार्लियामेंट न्यू सेटअप किया गया है उसको जो है यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, अशोका पिलर ऑन द रूफ ऑफ पार्लियामेंट हाउस, और जो पार्लियामेंट का हाउस है उसके जो रूफ है उस पर क्या है कि अशोका के पिलर को भी देखने को मिलता है, उसको भी स्टेब्लिश किया गया है। हैंड वोवन कारपेट्स फ्रॉम भदोही नोन एज कारपेट सिटी, जो कारपेट सिटी है आपका भदोही, वहां से हैंड वोवन जो कारपेट्स होते हैं उसको भी ड्यू टू ब्यूटीफुल हैंड वोवन कारपेट्स इन उत्तर प्रदेश हैज बीन फिटेड इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हैंड वोवन जो आपके कारपेट्स थे उसको भी यहाँ पर जो है बिछाया गया है। उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका है 6 गेट्स डेडिकेटेड टू वाटर, लैंड एंड स्काई। तो अभी हमने जो है पहले भी बताया है कि जो आपका न्यू पार्लियामेंट सेटअप किया गया है, सॉरी ये आपका क्या है कि क्यों जो है हमने ऐसे बोला, क्योंकि ये देखिए आपका ये सर्कल में अब नहीं है, अब ये किस में है, ये आपके एक ट्रायंगल के शेप में है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि मीन्स कितने वे हैं, 6 वे हैं। एक आपका इस प्रकार से यहाँ पर वे था, ठीक, एक दरवाजा यहाँ पर था, एक दरवाजा यहाँ पर था, एक दरवाजा यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक। इस प्रकार से हमारे कितने हो गए कि 4 हो गए, और एक इधर था और एक इधर था, ठीक। तो इस प्रकार से 6 दरवाजा हमको देखने को मिलता है। तो वही कह रहे हैं कि 6 गेट्स डेडिकेटेड टू वाटर, लैंड एंड स्काई।
that expresses its gratitude to the friendly nature of the Indian civilization। ठीक, तो जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसके फ्रेंडली नेचर को यह शो करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अशोक चक्र इज मेड ऑन द गेट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस एंड सत्यमेव जयते इज रिटेन। ठीक, तो सत्यमेव जयते जो आपका स्लोगन है उसको भी लिखा गया है। उसके बाद जो आपका अशोक चक्र है उसको भी गेट पर बनाया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट कहता है कि वुड फ्रॉम नागपुर, मार्बल ऑफ गुजरात, स्टोन वर्क इज ऑफ राजस्थान एंड बम्बू वुड फ्लोरिंग फ्रॉम त्रिपुरा इज यूज्ड। तो यहाँ पर जो भी मीन्स इंडिया के इंपॉर्टेंस थे उनको जो है यहाँ पर कलेक्ट करने का कोशिश किया गया है ताकि जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन को शो करें। उसके बाद नेक्स्ट कुछ फीचर्स को हमने जो है पढ़ा था उसको देखते हैं कि मीन्स मेन फीचर ऑफ द न्यू बिल्डिंग। ठीक, तो इसके कुछ मेन फीचर्स क्या थे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने बताया कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत को कैसे यहाँ पर शो कर रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की मीन्स यूनिटी जो है शो कर रहा है इंडिया में वो। उसके बाद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मॉडर्नाइज किया गया। क्यों? क्योंकि जो है रिसेंट में आपका क्या है कि जो आपका दिल्ली है, दिल्ली वो भी आपका सिस्मिक जो में होता है अब आने लगा है। ठीक, क्योंकि अर्थक्वेक भी यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो है आपका स्पेसियस है। ठीक, स्पेसियस मीन्स न्यू पार्लियामेंट हाउस मीन्स उसमें क्या है कि मीन्स अभी देखिए स्पेसियस मतलब कि हो गया कि जो स्पेस है वो अभी बहुत ज्यादा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्पेसियस क्या है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज मोर देन 150% मोर सीटिंग कैपेसिटी देन द प्रीवियस वन। ठीक, यानी कि जो आपका प्रीवियस पार्लियामेंट था उसके कंपैरिजन में अभी का जो पार्लियामेंट बनाया गया है वो 150 गुना ज्यादा परसेंट यहाँ पर जो है पीपुल्स यहाँ पर बैठ सकते हैं वो कह रहे हैं। ठीक, द लोकसभा चैम्बर नाउ हैज ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 885 एमपी। ठीक, तो इसको आपको थोड़ा सा याद करना है कि मीन्स जो आपका लोकसभा चैम्बर बना है उसमें सीटिंग कितने लोग कर सकते हैं 888 एमपी। ठीक, उसके बाद ऐसे ही हमको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में कितने सीटें जो है अभी प्राप्त हैं वो कितना बनाया गया है 384 एमपी के लिए। ठीक, तो इसको जब हम टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि मीन्स कितना आपका टोटल जो है वो सीटें ज्वाइंट सीटिंग के लिए बनाई गई हैं कि एंड द ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन हैज ए सीटिंग ऑफ 1272 एमपी। ठीक, तो इतना आपका क्या है ज्वाइंट सीटिंग के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो उसको ऐड करेंगे तभी आपको उतना ही मिलेगा, वही कह रहे हैं। उसके बाद कंक्लूजन है कि मीन्स इंडिपेंडेंट इंडिया रिसीव्ड इट्स ओन पार्लियामेंट हाउस प्रेजेंटिंग ए न्यू आइडियल while strengthening democratic institutions। तो यह आपका क्या शो कर रहा है कि मीन्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस मीन्स डेमोक्रेसी मीन्स होता है आपका कि फ्रॉम द पीपुल टू द पीपुल बाय द पीपुल्स मीन्स लोगों के द्वारा लोगों में ही और लोगों के लिए ही। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम कि किसको सुप्रीमेसी ऑफ द पीपुल को शो कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार जो है ये बता रहे हैं कि अपना जो इंडिया है वो आपका जो पार्लियामेंट था वो पहले जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सेटअप किया गया था वो चल रहा था, लेकिन अभी न्यू सेटअप किया गया। ठीक, और इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स का बहुत ज्यादा है उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, कि द न्यूली बिल्ड पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट a building but also a reflection of the aspirations and dreams of 140 करोड़ इंडियंस। ठीक, तो मीन्स ये कह रहे हैं कि मीन्स ये आपका एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग नहीं है बल्कि ये ड्रीम है जो आपके भारतवासियों ने 140 करोड़ के लोगों ने एक सपना देखा था कि मीन्स एक भारत में हमारे खुद का एक अपना पार्लियामेंट होना चाहिए। तो ये जो है इंडिया ने करके दिखला दिया। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमको पढ़ना है सेडिशन लॉ पढ़ना है। तो सेडिशन लॉ को आप पढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सेडिशन लॉ। तो अभी हमने पहले भी बताया है कि सेडिशन लॉ मींस इफ एनी पर्सन इज गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड सेडिशन लॉ। तो इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं कि और यह क्यों न्यूज में है इसको भी थोड़ा सा जानते हैं कि रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन in its 279th report uses the law of sedition recommended the retention of law of sedition। ठीक, तो एक जो है आपका क्या है कि कमीशन जो है बनाया गया था, जो रिपोर्ट बनाया था उसमें जो है सेडिशन को जो है रिकमेंड किया था कि लॉ ऑन सेडिशन। तो इसकी वजह से जो है ये न्यूज में था। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ सेडिशन इसको थोड़ा सा देखते हैं कि सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड मींस आईपीसी 1870 क्या करता है, डिफाइन करता है कि सेडिशन को कि whoever by words either spoken or written or by sign or visual representation or otherwise brings
or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by the law। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि मीन्स अगर जो है डिसअफेक्शन फैलाता है कि मीन्स जो गवर्नमेंट आपका है, ठीक, उसको किसी भी प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं किससे किनसे किनसे, यानी कि वर्ड के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, या फिर क्या कर रहे हैं कि स्पोकन मीन्स किसी को बोलकर या फिर लिखकर या फिर किसी भी साइन वगैरह सिंबल वगैरह के द्वारा या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किसी भी तरह से जो है ये अगर डिसअफेक्शन फैलाता है किसमें, गवर्नमेंट में, तो उसको क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, सेडिशन बोलते हैं। तो उसी को जो है बोला जाता है सेडिशन चार्ज, वही आपका सेडिशन है। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है सेडिशन के, ला भाई यस, इसमें थोड़ा सा दिया गया, उसको थोड़ा सा देखते हैं कि सब्जेक्टिव डेफिनेशन, ठीक, कि इसका जो है वो डेफिनेशन कब आया, कैसे आया। श्रेया सिंगल केस 2015 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वेग एंड ओवर ब्रॉड ऑफेंसेस वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्री स्पीच। ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि हमको पता है कि हमको एक अधिकार प्राप्त है, हमको आर्टिकल 19, ठीक, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये आपका थोड़ा सा अधिकार जो हमको मिला हुआ है, थोड़ा सा नहीं मतलब जो आर्टिकल 19 में हमको अधिकार मिला हुआ है उसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लेकिन एक आपका श्रेया सिंगल केस हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बनाया है इन्होंने। तो बैकग्राउंड उतना मायने नहीं रखता, लेकिन हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये केस किससे रिलेटेड था। तो ये केस हमारा किससे रिलेटेड था, वो सेडिशन चार्ज से जो है रिलेटेड था। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट। ठीक, तो मीन्स जो आपका होता है कि फियर ऑफ बीइंग चार्ज्ड विद सेडिशन कैन डिस्करेज इंडिविजुअल्स फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन। मीन्स ये आपका जैसे कि हमको क्या पता चल रहा है कि अगर सेडिशन चार्ज लगाया जा रहा है यानी कि अगेंस्ट एनी पर्सन इज गोइंग टू अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मीन्स ये हमारा क्या कर रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन कर रहा है एक तरीके से अगर देखा जाए। तो वही कह रहा है कि मीन्स ये क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है इंडिविजुअल्स को, वो थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि। उसके बाद लॉ कन्विक्शन रेट। ठीक, तो ये आपके थोड़े से पॉइंट्स दिए गए हैं, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपको लिखना है कि व्हाई लॉ ऑन सेडिशन, व्हाट इज लॉ ऑन सेडिशन क्वेश्चन पूछता है, या फिर कोई क्रिटिसिज्म पूछता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ सेडिशन लॉ ओवर द ईयर्स। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिफिनेशन के या फिर एग्जाम्पल पुट करके ऐसे लिख सकते हैं लॉ कन्विक्शन। ठीक, उसके बाद इसका कुछ डाटा दिया गया, तो इतना ज्यादा तो कोई याद नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमको जो है ओवरव्यू पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ इसमें पॉइंट दिए हैं जैसे कि हाउ जुडिशियरी इंटरप्रेटेड द 124A ओवर द ईयर्स। ठीक, तो इसके लिए भी थोड़ा सा कुछ केसेस दिए गए हैं, और केसेस को तो आप डायरेक्ट जो है वो आपके हार्ड कॉपी या फिर आप सॉफ्ट कॉपी जहाँ से आप डाउनलोड किए हैं वहां से इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो आपके केस हैं, थोड़ा सा केस के बारे में दिया गया है। जैसे कि रमेश थापर थे वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, तो ये भी सेडिशन जो के केस है। उसके बाद एक केस आपका है कि केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962। ठीक, ये भी आपका एक सेडिशन का केस ही है। उसके बाद विनोद दुआ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक, ये भी आपका सेडिशन का केस है। तो ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये केसेस जो है वो किससे रिलेटेड है, ये केसेस किससे रिलेटेड है, ये थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। उसके नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर लॉज। उसके बाद आर्गुमेंट्स इसमें क्या क्या आए थे इसके बारे में, गिवन बाय कमीशन फॉर द रिटेंशन ऑफ सेक्शन 124A। तो 124A आपका क्या है, वही है आपका सेडिशन एक्ट, वही कर रहा है। उसके बाद कुछ सेफगार्ड्स इसके हैं जैसे कि टू सेफगार्ड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद सेडिशन इज ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। ठीक, जैसे कि हमको पता है कि आर्टिकल 19 हमारा क्या है, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये हमको पता है कि ये हमारा जो फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारा एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। ठीक, तो यानी कि उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तो वही कह रहे हैं। उसके बाद ये क्यों उपयोग किया जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ काउंटर टेरर लेजिस्लेशन डज नॉट फिल द स्पेस ऑफ सेक्शन 124A। ठीक, तो मीन्स काउंटर टेरर के रूप में किस प्रकार से इसको थोड़ा सा यूज किया जाता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद जो वे फॉरवर्ड होता है, इसके थोड़े से वे फॉरवर्ड को देखते हैं कि वे फॉरवर्ड आपका क्या कह रहे हैं। जैसे कि करंट सिनेरियो
यहाँ पर देख सकते हैं करंट सिनेरियो, उसके बाद लॉ कमीशन प्रपोजल, ठीक। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ केदारनाथ जजमेंट इन 1962 इन सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी। तो अभी हमने जाना था कि 124 ये क्या था आपका, सेडिशन से जो है केस से रिलेटेड था। और हमने क्या बताया था इसमें कि ये हमको पता होना चाहिए कि ये जो केसेस हैं वो किससे रिलेटेड हो रहे हैं। तो केदारनाथ जजमेंट जो था 1962 ये किससे रिलेटेड है, वो जो है सेडिशन चार्ज से ही, सेडिशन से ही जो है ये रिलेटेड था। तो यही हमने बताया कि मीन्स हमको ये पता होना चाहिए कि ये केस जो है वो किससे रिलेटेड है, तथा ये ईयर तो उतना कोई याद नहीं कर सकता, और कौन से सेक्शन में है, 124A, ठीक। तो ये कर रहे हैं। उसके बाद आपका इसमें जो लॉ कमीशन प्रपोजल मीन्स इसमें प्रपोजल क्या हुए थे, बाय एडिंग द वर्ड्स विद ए टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर इन द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मीन्स एक डेफिनेशन लाया गया कि जो सेडिशन क्या हो सकता है, ठीक। तो मीन्स किसी की टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और काज पब्लिक डिसऑर्डर, ठीक। तो वो क्या कर रहा है कि मीन्स ये कि डिसऑर्डर फैला रहा है, यानी कि इंसाइट वायलेंस कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है कि पब्लिक डिसऑर्डर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इसका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया सेडिशन का। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं करंटली सेक्शन 124A हैज ए जेल टर्म ऑफ अप टू 3 इयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मीन्स यानी कि अगर कोई भी पर्सन सेडिशन के अंदर चार्ज में जाता है तो या तो मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए एक प्रोविजन बना है, टर्म बना है कि 3 इयर्स या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। इट वुड मीन आइदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट अप टू द 3 इयर्स ओनली बट नथिंग इन द बिटवीन विद द मिनिमम पनिशमेंट बीइंग ओनली फाइन, ठीक। तो यानी कि देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा कितना गंभीर है। उसके बाद प्रोसीजरल सेफगार्ड नॉन एग्जिस्ट, ठीक। तो इसका कोई सेफगार्ड अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं। इसमें आपका देख सकते हैं इसी में ठीक उसी का दिया गया कि प्रपोज्ड इनहैंसिंग द जेल टर्म अप टू 7 इयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसमें जो है 7 ईयर या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दिस रिमूव्स द वाइड डिस्क्रेशन ऑन द सेंटेंसिंग अवेलेबल विद द जजेज। उसके बाद इसमें नो FIR शैल बी रजिस्टर्ड फॉर सेडिशन अनलेस ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर कंडक्ट्स ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड ग्रांट्स परमिशन फॉर रजिस्टरिंग ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो देख सकते हैं कि यह मतलब कितना गंभीर बात है कि इसके लिए जो है अगर कोई सेडिशन चार्ज में जाता है तो उसके लिए उनको FIR भी नहीं दर्ज किया जाएगा अगर वह एक इंस्पेक्टर रैंक तक का जो है वो उनका प्रिलिमिनरी जो है टेस्ट नहीं कराता है, इंक्वायरी नहीं कराता है। अगर वो मतलब बताते नहीं है रजिस्टर में, अगर वह एडवाइस देते हैं कि हाँ इनका FIR लिखा जाना चाहिए तभी जो है इनका FIR लिखा जाएगा। उसके बाद कुछ सजेशंस दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे कि लिमिटेड एप्लीकेशंस, उसके बाद ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस पुलिस ऑफिसर, ठीक। तो ये सब थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसको हार्ड कॉपी में देख सकते हैं क्योंकि ये उतना मीन्स इजी ही है, उसको कोई हर कोई समझ सकता है। उसके नेक्स्ट देखते हैं कि आपका पॉइंट आता है ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, ठीक। तो हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमको पॉइंट पता होना चाहिए कि यह कहना क्या चाह रहा है, ठीक। तो ग्रीवांस रिड्रेसल मतलब क्या होता है आपका कि जो शिकायत है, शिकायत उसका मीन्स उपचार। ग्रीवांस मतलब क्या होता है आपका शिकायत, ठीक। और रिड्रेसल मतलब क्या हो रहा है कि उससे जो है निवारण कैसे किया जाए उसका, ठीक। असेसमेंट इंडेक्स, एक इंडेक्स निकाला गया है, ठीक। तो ये न्यूज में क्यों था, अब देखते हैं कि मीन्स ये कौन निकाले थे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन लॉन्चेड द ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, ठीक, ऑफ ईयर 2022, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन निकाला था इसको। तो कौन देख सकते हैं कौन निकाले हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन लॉन्च द ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स, ठीक। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि कौन इसको निकाले थे। उसके बाद मोर अबाउट द ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट इंडेक्स 2022, इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। और यहाँ पर मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ जो आपका पॉइंट्स लिख सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। बेनिफिट ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक, यानी कि जो आपके ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे कि इंश्योरिंग मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये बहुत बड़ी बात बोल रही है कि मीन्स जो इंश्योर कर रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट कि मीन्स अगर बहुत कम गवर्नमेंट है फिर भी जी जो क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा गवर्नेंस को, मीन्स यहाँ पर क्या कर रहा है कि गवर्नेंस की अच्छाइयों को थोड़ा सा जो है उजागर कर रहे हैं। उसके बाद क्या है आपका कि चैनल फॉर सिटीजन्स टू वायस देयर ग्रीवांस, मीन्स जो उनके
ग्रीवांस है यानी कि जो शिकायत है एक चैनल यानी कि प्लेटफॉर्म दे रहा है कि मीन्स क्या करें कि वो सिटीजन्स अपने जो है प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। उसके बाद सिटीजन्स फीडबैक हेल्प द मिनिस्ट्री टू एनालाइज द क्वालिटी ऑफ इट्स सर्विस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि ये क्या करता है कि ये क्या करता है कि फीडबैक देता है, समझ लीजिए कि क्वालिटी ऑफ रिड्रेसल उनका कैसा था, कि सेटिस्फैक्टरी था कि नहीं सेटिस्फैक्टरी था, उनका रिड्रेसल जो है वो कंप्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया या फिर नहीं किया गया, तो इससे एक डाटा निकल जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी। ठीक, तो यह भी बहुत बड़ी बात कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, कोई अपना उत्तरदायित्व देता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग यानी कि भरोसा होना चाहिए कि हाँ उनका जो है ग्रीवांस जो है वहां से रिड्रेसल किया जाएगा, तभी कोई व्यक्ति वहां पर जो है शिकायत लेकर आएगा, ग्रीवांस से पता चलेंगे। इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, और जो सर्विस डिलीवरी हो उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। उसके बाद कुछ इसके अबाउट में दिया गया ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स जो है उसके बारे में देखते हैं। वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एंड डिजाइन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस। ठीक, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। ठीक, तो इसकी मिनिस्ट्री हमको पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। ठीक, ये आपकी मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कहता है कि दीज रिपोर्ट्स आर पार्ट ऑफ 10 स्टेप सेंट्रलाइज्ड पब्लिक गवर्नेंस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, तो ये जो आपका इंडेक्स जारी किया गया इसमें 10 पॉइंट्स थे, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि दीज रिपोर्ट्स आर ऑफ 10 सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, तो इसके किस 10 पॉइंट्स हैं। रिफॉर्म दैट वेयर एडॉप्टेड बाय द आपका डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका ये इसमें दिया गया है कि ग्रीवांस रिड्रेसल है उसके बारे में, टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेज व्हाइल रिड्यूसिंग द टाइम इट टेक टू एड्रेस दीज इशूज। मीन्स जो जैसा कि हमको पता है कि इफेक्टिव जो उनका रिड्रेसल होना चाहिए, ग्रीवांस रिड्रेसल जो होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए और उनको टाइमली होना चाहिए। तो उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर टाइमली नहीं होता है कि मीन्स जैसे कि अगर उनको टाइमली जस्टिस नहीं मिलता है तो लोग क्या होते हैं कि मीन्स उनसे दूर जाने लगते हैं और बाद में जो रिड्रेसल होते हैं वो बहुत कम लोग जो है उसका पेटिशन करते हैं कि मीन्स जो है सोचने लगते हैं कि इतना डिले कौन जाएगा और हमारे रिड्रेसल जो है वो भी टाइमली नहीं हो रहे हैं या फिर हो ही नहीं रहे हैं। तो ये सब लोगों के जो है व्यू पॉइंट्स बन जाते हैं। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंडेक्स निकालने का, उसको देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडेक्स इज टू प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपैरेटिव पिक्चर एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स अबाउट स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट इन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक, तो इसमें जैसे कि हमको पता चलना चाहिए कि कहां पर जो है कौन से क्राइम को बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो इसको पता होने से हम क्या करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग जो है उसका रिड्रेसल करेंगे जिससे वहां की जनता जो है वो सेटिस्फाइड होगी। तो ये कह रहे हैं कि इंडेक्स निकालने से हमारा फायदा होता है। इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 12 इंडिकेटर स्प्रेड 4 की डायमेंशन। ठीक, तो 12 इंडिकेटर पर होता है लेकिन इसके डायमेंशन कितने हैं, 4 की डायमेंशन है। एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ठीक, तो यानी कि एफिशिएंसी उसकी कैसी है कि जो रिड्रेसल किया जा रहा है वो कितना इफेक्टिव हो पा रहा है, उसका लोगों का फीडबैक उसके बारे में क्या है कि हाँ ये इसका जो है ये इफेक्ट जो है रिड्रेसल था उनका जो ग्रीवांस था उसका रिड्रेसल किया गया कि नहीं, या फिर डोमेन या फिर ऑर्गेनाइजेशनल जो है कमिटमेंट्स। उसके बाद आपका 89 सेंट्रल मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट वेयर असेस्ड एंड रैंक्ड बेस्ड ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स। तो ये उसी के बारे में टोटल बता रहा है। इसे कुछ मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के भी बारे में देखते हैं कि एक आपका क्या है कि सीपीजी जो है सीपीजी RAMS है, ये क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एम्स टू इनेबल सबमिशन ऑफ ग्रीवांस बाय द अग्रीड सिटीजन्स। मीन्स एक आपका क्या है यह प्लेटफॉर्म है जिस पर क्या कर सकते हैं कि जो अग्रीड पर्सन है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक आपका जो है क्या कर सकते हैं कि लेटर लिख सकते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है तो उसका वो सॉल्यूशन किया जाएगा। उसके बाद लोकपाल एंड स्टेट लोकायुक्त CVC एंड अदर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड अदर स्टेचुटरी बॉडीज। ठीक, तो ये भी क्या करते हैं मैकेनिज्म है ग्रीवांस रिड्रेसल के। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक RBI हैव सेट अप ऑम्बड्समैन टू लुक इनटू ग्रीवांसेस। ठीक, तो ऑम्बड्समैन होता है आपका कि एक कोई कमेटी जैसे कि क्या कर रहे हैं वो लुक करे मीन्स देखे किसको, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को।
उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म इन स्टेट्स लाइक गुजरात, इसमें कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि गुजरात में स्वागत है, वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, पोर्टल है समझ लीजिए कि एक तरीके से, जहां पर आप जो है बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, ये स्पंदाना है। राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान संपर्क है। उड़ीसा में ई अभियोगा है। ठीक, तो इस प्रकार से कभी मिलाने को भी आ सकता है कि यहाँ पर जो है ग्रीवांस रिड्यूसल के लिए कौन कौन से पोर्टल्स हैं। ठीक, उसके बाद ग्रीवांस रिड्यूलेशन मैकेनिज्म वही है आपका कि सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट के द्वारा जो है इसको एक जो है रिपोर्ट निकाला गया कि इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म विच कैन बी यूजफुली एम्प्लॉयड टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजनशिप सेंट्रिक, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा होना चाहिए, सिटीजनशिप सेंट्रिक होना चाहिए, यानी कि लोगों के अकॉर्डिंग उनको जो है जिस प्रकार से बेनिफिशियल हो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रीवांस रिड्यूसल सिस्टम इज दैट इज टू प्रोवाइड लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी is not achieved or is a right of citizen is not honored, then the citizen should be able to take recourse a mechanism to have the grievance redressal। मीन्स टोटल जो आपका यहाँ पर बात किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है कि ग्रीवांस रिड्रेसल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये सब आपके पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये किसके लिए गए हैं कि आपका ये मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हैं। ठीक, इसके बाद आपका 10 स्टेप रिफॉर्म्स, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब ऐसे तो हो नहीं सकता कि हर कोई सभी पॉइंट्स को कंसीडर कर पाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको जो इंपॉर्टेंस लगता है उसको हमको देख लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 10 स्टेप रिफॉर्म्स दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है तो इसके मेजर्स नीडेड फॉर द ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म, इसके मेजर्स हैं। ठीक, ये भी आपका क्या है कि मींस ये भी आपका मेंस के ही पॉइंट्स ऑफ व्यू से है। उसके बाद कुछ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, वही सेकंड ARC हमने जो अभी पढ़ा है कि इसके कुछ प्रोविजंस है, सेकंड ARC इंश्योर करता है, यही सब दिया गया है कि मींस ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उसका नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आता है वो OTT है। OTT मींस ओवर द टॉप। ठीक, प्लेटफॉर्म, इसको हम पढ़ते हैं। और यह न्यूज में क्यों था इसको सबसे पहले जानते हैं। डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल रिकमेंडेड प्यूनिटिव एक्शन ऑन द OTT प्लेटफॉर्म इन्वोकिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021। तो एक तो पॉलिटी में हम पढ़े होंगे कि प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक, प्यूनिटिव डिटेंशन, और एक हमने पढ़ा होगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, और दूसरा हमने क्या पढ़ा होगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक, तो इसको समझते हैं कि ये होता गया। ठीक, तो प्यूनिटिव डिटेंशन मीन्स क्या हो गया कि अगर कोई क्राइम करता है उसके बाद उसको अगर डिटेंशन में लिया जाता है तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि अगर कोई पर्सन क्राइम नहीं किया है लेकिन वो मतलब क्या होता है कि लगता है लोगों उनको कि ये क्या कर रहा है कि ये क्राइम कर सकता है और बहुत बड़ा क्राइम कर सकता है, तो इनको डिटेंशन में ले लिया जाता है। उसको क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स प्रिवेंटिव करने के लिए डिटेंशन में ले लिया जाता है। ठीक, उसके बाद आप देखते हैं कि OTT क्या है आपका, तो इसमें टर्म आया प्यूनिटिव, इसलिए हमने जो है बता दिया। उसके बाद ये होता क्या है, व्हाट इज OTT, इसको देखते हैं। OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म आर सर्विस दैट ऑफर व्यूअर्स एक्सेस टू मूवी, TV शो एंड अदर मीडिया डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट बाईपासिंग केबल और सैटेलाइट सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक OTT क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपका क्या है बाईपास करता है किसको, केबल को और सैटेलाइट सिस्टम को, और उसके माध्यम से भी हम OTT के माध्यम से भी TV शो देख सकते हैं, मूवी वगैरह देख सकते हैं। इंडियाज OTT व्यूअरशिप स्टैंड 43 मिलियन पीपल एंड इज प्रोजेक्टेड टू राइड 50 मिलियन बाय द एंड ऑफ 2023। तो यहाँ पर ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि ये जो इनका जो आपका क्या है कि जो लोगों का संख्या इसमें वो इम्प्रूव कर रहा है। जैसे कि 43 मिलियन था तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि 50 मिलियन हो जाएगा कब, 2023 के एंड तक, तो इसीलिए ये थोड़ा न्यूज में था। आल्सो इंक्रीजिंग मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग इज गोइंग क्रिएट ए बिग पुश फॉर न्यू कंटेंट क्रिएशन। ठीक, तो जो हम जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है न्यू कंटेंट क्रिएटर के रूप में उभर रहे हैं, ये सब इसके जो है रीजंस हैं। इन इंडिया रेगुलेटरी पार्लेंस OTT प्लेटफॉर्म्स आर कॉल्ड पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। ठीक, तो जैसे कि हमको पता है कि ये सब क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वजह से और इसमें जो है क्यूरेटेड कंटेंट बन रहे हैं।
लोगों में जागरूकता आ रही है, ठीक। तो ये सब आपका दिया गया है। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए हैं, करंट मैकेनिज्म फॉर ओटीटी रेगुलेशन इन इंडिया, ठीक। तो ये सब आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए कि डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल, ठीक। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था क्या कि पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल, ठीक, ये हमने पढ़ा था। तो ठीक इसी प्रकार जो है ये डिजिटल पब्लिश कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल होता है, उसके बारे में दिया गया है कि ये किससे रिलेटेड होता है। ग्रीवांस रिड्रेसल ये जो है डिजिटल से रिलेटेड होता है, ठीक। तो इसके बारे में मिनिस्ट्री कौन सा है, रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसकी मिनिस्ट्री को थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, ठीक। उसके बाद जेनेसिस इसका क्या है, सेटअप अंडर द एजेंसी एजीज इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक, इन 2021 कब सेटअप किया गया था। उसके बाद इसके मैंडेट क्या है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेशन बॉडी ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइड्स, ठीक। तो इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं। उसके बाद न्यू आईटी रूल्स इसमें लाए गए, जो आपका पुराना आईटी रूल था इसको चेंज किया गया, न्यू आईटी रूल्स लाए गए इसमें, ठीक। इसके बारे में बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री, उसके बाद क्या है कि गिव मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग द टास्क रेगुलेटिंग कंटेंट ऑन ओटीटी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो यह आपका थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। उसके बाद इसका कुछ क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट, प्लेटफॉर्म वुड सेल्फ क्लासिफाई द कंटेंट 5 बेस्ट में इसको जो है क्लासिफाई किया गया। तो क्लासिफिकेशन को समझते हैं। सबसे पहला तो यूनिवर्सल हो गया, अंडर एज 7+, अंडर एज 13+, अंडर एज 16+ और एडल्ट, ठीक। तो 5 पार्ट में इसको जो है डिवाइड किया गया। उसके बाद पेरेंटल लॉक्स भी लगाया गया इसमें, जैसे कि पेरेंटल लॉक्स कंटेंट क्लासिफाइड एज अंडर एज 13+ है या फिर हायर है, ठीक। उसको क्या किया जाए कि पेरेंट लॉक लगाया जाए, यानी कि उसको सेफ्टी दी जाए कि इस बच्चों के लिए कौन सा जो है यूजफुल और कौन कौन सा जो है यूजफुल नहीं है, इसीलिए पेरेंट लॉक्स लगाया जाए। उसके बाद 3 टियर्ड ओटीटी मैकेनिज्म रेगुलेशन, ठीक, इसके बारे में दिया गया है, ठीक, कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक। तो पहला लेवल क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, ठीक। तो जो सेल्फ रेगुलेशन होता है पब्लिशर के द्वारा उसको लेवल 1 में रखा गया। उसके बाद इसका लेवल 2 होता है सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज द पब्लिशर, ठीक। लेवल 3 क्या होता है, ओवरसाइड मैकेनिज्म मींस जो दूरदृष्टि होते हैं, ठीक, उसके बारे में। तो इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसके वे फॉरवर्ड भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। चैलेंजेस भी हो सकते हैं इसके, किसके, ओटीटी के, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के, ठीक। जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। लॉ कंप्लायंस है, प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन है, कि मीन्स हमको क्या पता है कि मीन्स डिजिटलाइज जितना होता है उतना ही ज्यादा हमको क्या होता है कि जो है वो सिक्योरिटी को थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आपका क्या होता है कि हैक होने की दिक्कत होती है, उसके बारे में कंसर्न करना बोल रहा है। उसके बाद क्या है कि ज्यूरिसडिक्शनल इशू हो सकते हैं, डिफिकल्ट टू मॉनिटर एंड इंश्योर कंप्लायंस है, ठीक। जो आपका कंप्लायंसेस है उनको मॉनिटर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। फिर कुछ जो आपके न्यूज हैं वो शॉर्ट्स में दिए गए हैं, उसको जो है जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि मीन्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अफर्मेटिव एक्शन को सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंसेस दिया गया है अफर्मेटिव एक्शन का, इंडिया और जो है यूएसए का दिया गया है। तो इंडिया में देखते हैं अपलिफ्ट लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हु वेयर रेफर्ड एट शेड्यूल कास्ट ट्राइब, ठीक। तो जैसे कि इंडिया में क्या होता है एक्टिव अफर्मेटिव एसोसिएशन कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको क्या किया जाए कि अपलिफ्ट किया जाए। उसके बाद यूएसए में क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ ग्रुप्स दैट हैव बीन हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड। लेकिन जो आपका है कि यूएसए में क्या होता है कि जो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड किया गया उनको जो है अपराइज किया जाए उसके बारे में, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, ठीक। तो इनके बेसिस पर जिनको जो है क्या किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जिनके साथ हिस्टोरिकल व्यू में उनको क्या किया जाए, अब राइजिंग किया जाए। उसका जेनेसिस इसके देखते हैं, इंट्रोड्यूस्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 क्लास 4 एंड 16 क्लास 4, ठीक। तो यहाँ पर प्रोविजन के बारे में बता रहा है कि फंडामेंटल राइट भी इंडिया में कौन सा जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो आपका यूएसए है वो एक एक्ट के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, बाय द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, इसके द्वारा इसको जो है एक्ट को रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद कोटा इसमें दिया गया है क्या इंडिया में कि फिक्स्ड 50%
इंदिरा साहनी केस में जजमेंट जो आया था ओबीसी एससी एसटी इन बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, ठीक, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या करता है आपका जो यूएसए है उसमें क्या है कि वेरीज अक्रॉस स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इज नॉट फिक्स्ड, ठीक, तो जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है उसमें रिजर्वेशन जो है वो फिक्स नहीं है। तो ये न्यूज में क्यों था इसको भी देखते हैं कि जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है वो अफर्मेटिव एक्शन इन चैलेंज एडमिशन इन कॉलेज एडमिशन, ठीक, तो कॉलेज के एडमिशन में वो देखने को मिला, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा न्यूज में था कि इन लैंडमार्क रूलिंग सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिवली ओवररूल्ड जजमेंट ऑफ द ग्रूटर्स बोलिंगर 2003 एंड रीजेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बक्के वर्सेस बक्के, ठीक, विच वैलिडेटेड अफर्मेटिव एक्शन ऑन कॉलेज एडमिशन बेस्ड ऑन रेस, ठीक, तो यहाँ पर जो है एक चेंज किया गया कि एक केस था, उसके बाद ये किसके बेस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वर्सेस बक्के 1978 में, ठीक, तो इसको क्या किया गया कि इसीलिए वजह से जो है इसको थोड़ा सा न्यूज में था। तो अफर्मेटिव एक्शन तो हमने समझ लिया कि अफर्मेटिव एक्शन होता क्या है, इसी के बेसिस पे जो है आपका थोड़ा सा पॉइंट्स दिया गया है। उसका नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्या कि जनरल कंसेंट टू सीबीआई, तो सीबीआई के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जनरल कंसेंट क्या होता है सीबीआई के बारे में। तमिलनाडु विथ ड्यू जनरल अकॉर्डेड टू सीबीआई टू प्रोब केस इन स्टेट, ठीक, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा न्यूज में था कि उसके बाद देखते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई गवर्न बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 which requires the investigation agency to obtain the consent of state government before it can investigate a crime in a particular state, ठीक, तो जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है क्या कि सेंट्रल जो सीबीआई होता है वो गवर्न किया जाता है बाई दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा जो है ये गवर्न किया जाता है। इसको क्या होता है कि रिक्वायर होता है अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर किसी स्टेट में जो है वो क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो उनको क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेना होता है। द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सीबीआई कैन बी आइदर जनरल और केस स्पेसिफिक, ठीक, तो ये जनरल भी हो सकता है और केस स्पेसिफिक भी हो सकता है एडवाइस जो है। जनरल कंसेंट इज नॉर्मली गिवन बाय द स्टेट्स टू हेल्प सीबीआई टू कंडक्ट ए सीमलेस इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन केसेस अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन देयर स्टेट, ठीक, तो जो आपका सेंट्रल जो आपका जनरल कंसेंट होता है वो मतलब कैसे मिलता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन केसेस ये सब आपके उसमें आते हैं। उसके बाद अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन देयर स्टेट में जो एम्प्लॉय होते हैं वो अगर अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद जनरल कंसेंट इज कंसेंट बाय डिफॉल्ट, ठीक, रिसेंटली मल्टीपल स्टेट हैव विथड्रॉन जनरल कंसेंट, ठीक, जो जनरल कंसेंट है वो विथड्रॉ भी कर लिया जाता है और जो रिसेंटली अभी विथड्रॉ किया गया इसलिए जो है ये न्यूज में था, वेस्ट बंगाल से, मिजोरम और पंजाब से, ठीक, ये सब इसलिए जो है ये न्यूज में था। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है क्या अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी, ठीक, तो ये आपका एक जो हाईलाइटेड क्यों है, ये पंजाब में थोड़ा सा कुछ केस हुआ, बिल आया था, बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, इसी की वजह से जो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड था कि बिल अमेंड द प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड पेव्स द वे फॉर द स्टेट अपॉइंटमेंट हिम हर, ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कि हमको क्या पता है कि जो डीजीपी वगैरह हैं वो आते हैं आपके यूपीएससी के थ्रू, ठीक, तो ये कह रहा है कि मतलब इसमें बिल इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो क्या है कि डीजीपी हैं वो कैसे आए कि स्टेट अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट किया जाए उनका स्टेट के द्वारा, उसी के बारे में पॉइंट्स दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट साइटेड दैट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस इज लिस्टेड अंडर द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हमको पता है कि जो 7th शेड्यूल है वह डील करता है किससे, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक, तो वही आपका कह रहा है कि जो आपका क्या है कि जो पुलिस वगैरह है ये किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक, तो इसीलिए कि यूपीएससी के द्वारा ना कंडक्ट करा के ये जो है एसपीएससी यानी कि स्टेट के द्वारा इसको कंसेंट कराकर जो है इनका डीजीपी का अपॉइंटमेंट किया जाए, इसलिए जो है एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज में था। जैसे कि थोड़ा सा पॉइंट को पढ़ते भी हैं, देखिए, it enables the state government to form a 7-member impanelment committee to form a panel
आप 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स टू चूज ए डीजीपी। ठीक, तो डीजीपी चूज करने के लिए एक 7 मेंबर बॉडी बनाया जाए, उसके बाद जो है इनको जो है अपॉइंटमेंट किया जाए, इसीलिए जो है ये थोड़ा सा न्यूज में था। उसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर टू डीजीपी अपॉइंटमेंट क्या होता है। प्रोसीजर जो है डीजीपी आर मेड बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन पुलिस रिफॉर्म इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो एक केस के जजमेंट के बारे में बताया है कि जो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ जजमेंट केस के द्वारा था, तो वो कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता था डीजीपी को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा पुलिस रिफॉर्म जो दिया गया था उस पे बेसिस था। उसके बाद कुछ ही इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसलिए यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंस में था, क्योंकि जो है इसमें क्या हुआ था कि जो बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद जस्टिस क्लॉक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जस्टिस क्लॉक आपका होता क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम विच हैव बीन इंस्टॉल्ड अक्रॉस द कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, तो ये क्या कर रहा है कि जस्टिस क्लॉक क्या होता है कि जैसे कि अभी डिजिटलाइज्ड हो रहा है आपका, तो अभी एक जस्टिस क्लॉक की तरह ही वर्क करता है। द इनिशिएटिव विल इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स अबाउट कोर्ट रिलेटेड की पैरामीटर्स, ब्रिंगिंग अवेयरनेस एवं पब्लिक बाय प्रोवाइडिंग बर्ड आई व्यू ऑफ कोर्ट रिलेटेड डाटा। ठीक, तो एक जैसे कि डिजिटलाइजेशन होना, वो भी क्या हो रहा है कि आपका कोर्ट व्यू मींस ओवर बर्ड व्यू मींस जैसे कि सैटेलाइट व्यू, आपका सैटेलाइट सभी को ट्रांसपेरेंसी की वजह से की तरह देखता है। ठीक, उसी प्रकार जो है ये जस्टिस क्लॉक आपका लाया गया है। ठीक, उसके बाद न्याय विकास पोर्टल एक है, उसके बारे में देखते हैं। न्याय विकास पोर्टल आपका क्या कहता है? देखिए, न्याय विकास पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक, तो कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेता है कि न्याय जस्टिस आपका जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि नहीं है। ठीक, तो यह आपका क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है। उसके बाद इसके बारे में कुछ न्याय विकास के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज बीन इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशियरी सिंस 1993-94। ठीक, तो न्याय विकास पोर्टल एक आपका पोर्टल हो गया जो आपके लोकल पीपुल्स का क्या कर रहा है कि ग्रीवांस रिड्रेसल कर रहा है उसके बारे में। तो उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय में इसका रिप्रेजेंटेशन कितना है, 90:10 का है। यूटी में 100% ये वर्क करता है। उसके बाद रिमेनिंग स्टेट में 60:40 का होता है, 60:40 का। उसके नेक्स्ट आपका क्या है कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि पीडीआई पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसी के बारे में स्टार्टिंग में मैंने बताया कि महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बारे में, ठीक, वही है आपका पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, तो ये एक इंडेक्स होता है जो रिलीज किया जाता है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो इसको जो है क्या करती हैं? रिलीज करते हैं। ठीक, तो ये हमको पता होना चाहिए कौन रिलीज करता है। इट प्रोवाइड्स ए मैट्रिक्स ऑफ मॉनिटर एंड इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ पंचायत। ठीक, तो ये क्या करता है? आपका जो इंडेक्स निकाला जाता है वो पंचायत के प्रोग्रेस को जो है वो निकालते हैं। इट रैंक्स पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स एंड कैटेगराइज देम इनटू 4 गार्डेन्स। ठीक, 4 ग्रेड्स। तो इसको क्या किया जाता है कि जो इंडेक्स निकाला जाता है इसमें 4 ग्रेड बनाए जाते हैं और ग्रेड ए में जो होते हैं वो 75 से लेकर 90% जिनका ग्रेड बनता है, और ग्रेड बी में 60 to 75, और सी में क्या होता है कि 40 to 60%, और डी में अंडर 40%। ठीक, तो इस प्रकार जो है हमने पूरे चैप्टर को इसको पढ़ा, और नेक्स्ट पार्ट में अब हम जो है वो उसको आईआर सेक्शन को पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम पूरे जो है मंथली मैगजीन को कवर करेंगे। 12 महीने का जो आपका मंथली मैगजीन आता है, उसके बाद आपका कवर किया जाएगा आपका जो 365 आता है, और सभी टॉपिक को पूरा डीप में कवर किया जाएगा। और इसलिए जो है आपको क्या करना चाहिए कि मतलब इसको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। और धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है आपको नेक्स्ट वीडियो आरामी मतलब जो है अच्छे से प्राप्त कर सकें, और जो है वीडियो को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें।